हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कंप्यूटर का उद्भव और विकास का पार्ट 2 परीक्षा मंडल कंप्यूटर की बुक से। उसमें हम एप्पल सेकंड तक पढ़ लिया था। अब अगला पढ़ते हैं हम कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट यहाँ से हम पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम एप्पल सेकंड तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। चार्ट में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण कंप्यूटर का वर्गीकरण किस किस आधार पर हुआ। कंप्यूटर का वर्गीकरण एक हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर हुआ, दूसरा कार्य पद्धति के आधार पर हुआ और आकार और कार्य के आधार पर हुआ। तीन प्रकार से हुआ। कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित है बोले तो तीन भागों में, हार्डवेयर उपयोग के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर और आकार और कार्य के आधार पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले हार्डवेयर उपयोग के आधार पर देख लेते हैं। हार्डवेयर उपयोग के आधार पर हमारे पास 5 जनरेशन है। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी। ठीक है, उसके बाद कार्य पद्धति के आधार पर हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और आधार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर, चार प्रकार से है। अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि हार्डवेयर उपयोग के आधार पर कंप्यूटर कितनी पीढ़ियों में विभाजित है, तो 5 पीढ़ियों में। उसी प्रकार से कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में विभाजित है, तो तीन भागों में। ठीक है, और आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में विभाजित है, तो 4 भागों में। अब हम सबसे पहले हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को समझ लेते हैं। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी हम देखते हैं। सबसे पहले पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है, 1942 से 1955, मतलब 1942 से 1955 तक। इसमें हम पहली पीढ़ी में कंप्यूटर किस तरह से बनता था उसके बारे में और कंप्यूटर की कितने बड़े क्या है उसके बिंदुवार देख लेते हैं। पहली पीढ़ी का पहला बिंदु है कंप्यूटर निर्माण में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था, मतलब वैक्यूम ट्यूब जो डायग्राम में देख रहा है, वैक्यूम ट्यूब के आधार पर प्रयोग किया जाता था और वैक्यूम ट्यूब इस टाइप से होता था। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु है हमारे पास सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी में सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज तथा लो लेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट पीढ़ी में, पहली जनरेशन में। अगला है हमारे पास बिंदु डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए कौन सा क्या यूज होता था। यहाँ पर डाटा तथा भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए, जैसे वीडियो या कुछ भी उसको स्टोर रखने के लिए कई टाइम तक, उसके लिए यहाँ पर क्या यूज होता था, पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। जैसे अभी मेमोरी या फिर अभी तो रैम रोम ही डायरेक्ट यूज होती है, बाकी पहले क्या पंच कार्ड और पेपर टेप पहली जनरेशन में में लोड किया जाता था, लोड रखते थे पंच कार्ड और पेपर टेप में। ठीक है, अगला बिंदु है हमारे पास की कितनी स्पीड थी, कंप्यूटर की कितनी स्पीड थी। कंप्यूटर की गति और समय, मिली सेकंड में स्पीड थी उसकी ms, मतलब मिली सेकंड स्पीड थी 1 ms बराबर 10 - 1 यानी 1/1000 सेकंड, 1/1000 सेकंड की स्पीड थी पहले, जो बहुत ही कम मुख्यतः पहली पीढ़ी में
पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता था? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर खासकर वैज्ञानिक करते थे, यानी साइंटिस्ट, और सैन्य कार्य में, यानी आर्मी में। सैन्य कार्य और वैज्ञानिक, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ, उसके बाद सभी जगह फैल गया है। लेकिन पहली पीढ़ी में कंप्यूटर कहाँ से, जो 1942 से 1955 के करीबन कहाँ पर यूज होता था, यहाँ पर पहली पीढ़ी में। तो वे साइंटिस्ट करते थे रिसर्च के लिए और सैन्य कार्य में। ठीक है, अगला बिंदु है हमारे पास, ये आकार में कैसे होते थे? ये आकार में बड़े होते थे, बहुत बड़े, और यहाँ पर ऊर्जा का खपत भी बहुत करते थे, ऊर्जा बहुत ज्यादा खाते थे। ऊर्जा मतलब लाइट बहुत ज्यादा बढ़ती, ये खपत करते थे। और दूसरा, भंडारण क्षमता इसमें कम होती थी, बहुत कम। स्टोरेज जैसे पंच कार्ड और पेपर टेप में कितना भंडारण होता होगा, बहुत कम। और उसी तरह गति कितनी थी, बहुत मंद, बहुत धीरे। जैसे कहीं कहीं अभी भी गांव के एरिया में, लोकल एरिया में नेटवर्क की कमी हो, वहां पर हम 2G स्पीड भी नहीं यूज कर पाते नेटवर्क की, नेट। उस तरह से गति बहुत स्पीड कम थी, और त्रुटि की संभावना बहुत कम थी। क्योंकि गति बहुत कम थी, कंप्यूटर की गति बहुत कम थी, इसलिए त्रुटि यानी एरर होने की संभावना बहुत ज्यादा थी, और खर्चीला भी बहुत ज्यादा था पहली पीढ़ी का कंप्यूटर। इसमें जो निर्वात ट्यूब है ना, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण क्या करता था, यहाँ की ऊष्मा उत्पन्न बहुत है ना, हीट बहुत मारता था, लाइट हीट। ये वैक्यूम ट्यूब था जो बहुत बड़ा था और हीट मारता था, एकदम गर्म होता था। तो उसको वातानुकूलन, वातावरण में रखना पड़ता था। उसके लिए वातावरण उसके हिसाब से ठंडा रखना पड़ता था, इस तरह से। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे, एनवेक, यूनिवेक और आईबीएम। आईबीएम का मार्क वन के उदाहरण है। हमने पिछले वीडियो में भी एनएक और यूनिएक और मार्क वन के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना कुछ आसान करने के लिए किसने किया, 1952 में ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना थोड़ा आसान हुआ। यहाँ पर ग्रेस हापर द्वारा, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर के समय ग्रेस हापर द्वारा क्या किया गया, असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। ठीक है, 1952 में। अब हम देखते हैं सेकेंड पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन या दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब तक है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर आ गया, का प्रयोग किया जाने लगा। अब निर्वात ट्यूब आकार में बहुत बड़े होते थे, उसकी जगह क्या करने लगे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लग गए। उसके बाद अपेक्षाकृत ये छोटे हुए, उससे थोड़ा छोटा हुआ वैक्यूम ट्यूब से, और विद्युत भी कम खपत करते थे, मतलब ऊष्मा भी, लाइट भी कम खपत करते थे। ये कब से कब, 1955 से 1964। यहाँ थोड़ा बहुत एक दो साल आगे पीछे होता है अलग अलग बुक्स में। और ये परीक्षा मंथन की कंप्यूटर बुक के हिसाब से 1954 5 से 64 तक, 1955 से 1964 तक। इसमें अब ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लग गया है। इसको चार्ट के थ्रू भी और अच्छे से देख लेंगे, बाकी अभी फिलहाल इसके बिंदुवार पढ़ लेते हैं। अब ट्रांजिस्टर किस टाइप से होता था? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ये इस तरह से आईसी, आईसी से भी थोड़ा अलग टाइप से, आईसी अलग आई थी बाद में। ये ट्रांजिस्टर होता है, इसमें कलेक्टर होता था, बेस होता था और इमीटर। ये ट्रांजिस्टर होता था। ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लग गया था। उसके बाद इसमें सेकेंड बिंदु देख लेते हैं हम। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर यानी उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज यानी हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होने लग गया। अब असेंबली लैंग्वेज तो मशीनी असेंबली लैंग्वेज का तैयार ग्रेस हापर ने कब किया था, 1952 में, पहली पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज की थी को और तैयार किया। हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज को तैयार किया गया, और असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमानिक्स कोड यानी निमानिक्स कोड का प्रयोग किया गया, जो याद रखने में सरल होते थे। असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर का तैयार करना भी आसान होता था।
यहीं पर दूसरी पीढ़ी में हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, वहां पर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, अगला बिंदु डाटा तथा सॉफ्टवेयर स्टोरेज के लिए यहाँ पर क्या आया, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस यानी चुंबकीय, एमएसडी। क्या आ गया, एमएसडी। यहाँ पर फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम पर। चुंबकीय भंडारण उपकरण, मतलब सेकंड जनरेशन में क्या आया, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जिसमें मैग्नेटिक टेप होता था और मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग हुआ, और भंडारण क्षमता इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई, स्टोरेज की क्षमता थोड़ी सी वृद्धि हुई, तो था स्पीड भी बढ़ी। स्पीड पहले मिली सेकेंड था, अब क्या हुआ, माइक्रो सेकेंड। कंप्यूटर की स्पीड अब क्या हो गई, माइक्रो सेकेंड। ठीक है, माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था, यहाँ पर एक सेकेंड पर कितनी स्पीड थी, 10 लाख भाग। ठीक है, जिसे माइक्रो सेकेंड से स्पीड से नापते थे, और भंडारण क्षमता बढ़ी, कैसे, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आ गई उस। अब अगली पीढ़ी, अब अगला बिंदु देखते हैं हम, व्यवसाय और उद्योग, बिजनेस और उद्योग में तो यूज होने ही लग गया कंप्यूटर प्रयोग। ठीक है, इसमें उद्योग और बिजनेस में पहले क्या, साइंटिस्ट और आर्मी इतना ही करते थे, उसके साथ साथ अब व्यवसाय और उद्योग में भी कंप्यूटर का उपयोग होना प्रारंभ हो गया। यहाँ पर बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हो गया। अब सॉफ्टवेयर में यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज आ गई, सॉफ्टवेयर में कोबल और फोर्ट्रन आ गए, जो हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे किसने, आईबीएम ने प्रयोग किया था, विकास किया था। डेवलपमेंट किसने किया था, आईबीएम ने, हाई लेवल लैंग्वेज में। कोबल, आईबीएम की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इसमें कोबल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यहाँ पर पहली लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आई, और फिर दूसरी क्या है, फोर्ट्रन। फोर्ट्रन मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सॉफ्टवेयर जैसे, जैसे ये सॉफ्टवेयर है पेन, इपिक पेन। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है, पता नहीं, तो ये क्या सॉफ्टवेयर से हुआ है, इसको प्रोग्रामिंग करते हैं। इसी तरह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम के थ्रू कोबल सॉफ्टवेयर और फोर्ट्रन सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। उसके पश्चात हम ट्रांजिस्टर का आविष्कार के बारे में जाने, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था 1947 में। 1947 में बेल लेब्रोटरीज ने, लेब्रोटरीज के जॉन वार्डिन, देखो बेल लेब्रोटरीज के जॉन वार्डिन और विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किसने किया था, जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटन ने किया था। जो सेमीकंडक्टर काय का बना हुआ, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ। ट्रांजिस्टर काय का बना हुआ रहता था, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ। 1947 में 1947 में इन्होंने विकास किया था, प्रारंभ कर दिया था आविष्कार, लेकिन इसको यूज कब किया, सेकेंड जनरेशन में, मतलब 1945, 1955 के बाद, 1955 के बाद इसको ट्रांजिस्टर को उपयोग करने लगे, और थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर उपयोग में लाया गया। अगला क्या है, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी में हम देखेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, 1964 से 1975, 1964 से 1975 तक है पहली, ये तीसरी पीढ़ी। और तीसरी पीढ़ी में यहाँ पर आया है, ट्रांजिस्टर की जगह क्या आ गया है, इंटीग्रेटेड सर्किट ट्यूब, सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, मतलब आईसी का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। यहाँ पर क्या है, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आ गया, का विकास हो गया यहाँ पर, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। पहले में क्या आया था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में क्या आया था, पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में आया था ट्रांजिस्टर सेकेंड पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी में आया था आईसी। तीसरी पीढ़ी में क्या आ गया, आईसी।
जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन से हुआ था। और ट्रांजिस्टर क्या था? प्रतिरोधक था और संधारित्र निर्माण का भी था। आईसी मतलब ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इस टाइप से आईसी बनी हुई रहती थी। कई बार हम दुकानों में मोबाइल, ये मोबाइल तो नहीं, मगर टीवी या फिर डीवीडी या सीडी उतारने जाते हैं तो उसमें ये आईसी लगी हुई रहती थी। यहाँ इससे आईसी कहते हैं, ठीक है। हमने देखा है कई बार, आप भी कभी देखे हो दैनिक दिनचर्या में, कभी कुछ घर के रेडियो वगैरह खराब होने पर, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर प्रतिरोधक और कैसा के संधारित होता था, संधारित का निर्माण समूह हुआ था इसमें। सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग हुआ था, ठीक है। अगला यहाँ पर इतने थर्ड जनरेशन में अब टाइप आउटपुट के लिए भी जरूरी हो गया था। आउटपुट भी दिखे और इनपुट भी। तो इनपुट और आउटपुट के लिए यहाँ पर कीबोर्ड आ गया था इनपुट के लिए, और वो आउटपुट क्या आ गया था? मॉनिटर के लिए, मॉनिटर। तीसरी जनरेशन में मतलब थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? कीबोर्ड आ गया और मॉनिटर। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा निर्देश डालना आसान हुआ और मॉनिटर से हमारे पास आउटपुट दिखना आरंभ हो गया। आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होने लग गया, आउटपुट के रूप में हम चित्र देखने लगे। उसके बाद मैग्नेटिक टेप और डिस्क भंडारण की क्षमता में वृद्धि हुई। इसके इसमें क्या क्या हुआ? इसमें रैम आ गई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर तीसरी जनरेशन में रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम आ गई है। रैम का फुल फॉर्म याद रख लेना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइसेस का विकास हुआ, है ना, जिसमें रैम है। और रैम रैम के आने से कंप्यूटर की वृद्धि हुई, कंप्यूटर की स्पीड की वृद्धि हो गई। इसको कैसे नापते थे? थर्ड जनरेशन में नैनो सेकंड से नापते थे, फर्स्ट में मिली सेकंड से, थर्ड या सेकंड में माइक्रो सेकंड, माइक्रो माइक्रो सेकंड से, और थर्ड में कैसे नापते? नैनो सेकंड से, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य क्षमता में तेजी आई और यहाँ पर व्यवसाय को व्यक्तिगत उपयोग में भी प्रारंभ हो गया। यहाँ पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी और व्यवसायिक तो हो ही गया था, थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन में भी यहाँ पर प्रारंभ हो गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी PL1 और वहाँ पर उस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज में? PL1, पास्कल और बेसिक का विकास हो गया था हाई लेवल लैंग्वेज में। उच्च स्तरीय भाषा में PL1 और पास्कल और बेसिक का विकास हो गया था, जो प्रचलित थी थर्ड जनरेशन के समय। यहाँ पर टाइम शेयरिंग सिस्टम का भी विकास हो गया, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हो गया। फिर अगला हुआ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई और इसको उपयोगिता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकते थे। अब आगे देखते हैं 1965 में क्या हुआ। 1965 में प्रथम मिनी कंप्यूटर यानी PDP 8 का विकास हो गया। यहाँ पर मिनी कंप्यूटर कब आ गया? 1965 में एक मिनी कंप्यूटर आ गया है, जिसे फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जो डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन ने उसे डेवलप किया था 1965 में ही, इसी ने डेवलपमेंट किया। और यहाँ पहला कंप्यूटर PDP-8 का विकास हो गया, मिनी कंप्यूटर, मिनी प्रथम मिनी व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर, प्रथम बिजनेस मिनी कंप्यूटर का PDP-8 1965 में डेवलप हो गया, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आईसी का विकास कैसे हुआ? आईसी का विकास कैसे हुआ? 1958 में। देखो, सेकंड जनरेशन जब चल रही थी उसी दौरान इन्होंने विकास करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे ट्रांजिस्टर का विकास करना प्रारंभ हो गया था 1955 से पहले विकास हो गया था, लेकिन यूज कब हुआ था? 1955 के बाद, सेकंड जनरेशन। इसी तरह ये सेकंड जनरेशन में विकास होना प्रारंभ हो गया था जैक किल्बी और नोई, रॉबर्ट नोई के द्वारा।
किसने आईसी का विकास किसने किया था? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने। इसका विकास माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम से किया गया प्रौद्योगिकी को, और सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम का बना हुआ था। सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही बना हुआ था ट्रांजिस्टर भी और आईसी भी। इसको 1958 में विकास करना प्रारंभ कर दिया, और थर्ड जनरेशन में 1964 से इसको उपयोग में लाया गया, आईसी को। ठीक है, अब आईसी का हम फुल फॉर्म बोलेंगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और इसका किसने विकास किया? तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई ने। कब किया? 1958 में। अब अगला बिंदु हम देखते हैं, चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड प्रोसेसर यहाँ पर, और वेरी लार्ज स्केल स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। देखो यहाँ पर लार्ज स्केल, वहां पर क्या था? स्मॉल स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, थर्ड जनरेशन। लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर में और वृद्धि हो गई, और यहाँ पर प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई, जिसमें क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको आप कैसे नापते थे? पिको सेकंड से। पिको सेकंड से, पहली में मिली सेकंड, दूसरी में माइक्रो सेकंड, और तीसरी में नैनो सेकंड, और चौथी में पिको सेकंड से नापते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास संभव हो गया। चौथी पीढ़ी में हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास प्रारंभ हो गया, संभव हो गया। मल्टीटास्किंग, अगला बिंदु है मल्टीटास्किंग के कारण क्या हुआ? एक साथ कार्य करने में भी संपन्न हो गया। अब माइक्रो प्रोसेसर का विकास कब हुआ था? एम ई हॉफ ने 1971 में किया था। 1971 में किया था, लेकिन ये कब हुआ था? 1975 से 1989 तक। जो फोर्थ जनरेशन है वो 1975 से 1975 से 1989 तक फोर्थ जनरेशन पर चली। लेकिन जैसे आईसी की आईसी का भी विकास पहले हो गया था, इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर का विकास भी कब हो गया? 1971 में हो गया। लेकिन उसको उपयोग में कब लाया गया? तो उपयोग में उसको लाया गया 1970 नहीं 1975 के बाद, मतलब फोर्थ जनरेशन प्रारंभ होने के बाद इसको माइक्रो प्रोसेसर को, यानी इससे पर्सनल कंप्यूटर का भी विकास हो गया। यहाँ से पीसी का प्रारंभ हो गया। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में यहाँ पर पीसी यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर का भी विकास हो गया है। मतलब हर घर कंप्यूटर, जैसा पैसे हो तो हर घर कंप्यूटर का उपयोग होने लग गया है, कंप्यूटर ले सकते थे। यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर का प्रारंभ हो गया। ठीक है, 1975 से। ये चुंबकीय डिस्क और अगला बिंदु है, चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी की वृद्धि कार्य अत्यंत तीव्र हो गई। क्या हो गए? रैम की गति और भी बढ़ गई। और यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल हो गया। यहाँ पर नेटवर्क आ गए हैं इंटरनेट के लिए, उच्च गति वाले इंटरनेट के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क प्रारंभ हो गया है। और यहाँ पर पैरेलल कंप्यूटर का मल्टीमीडिया में प्रचलित हो गया है। फोर्थ जनरेशन में बहुत कुछ हुआ है। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो गया था, और फिफ्थ जनरेशन का तो और भी ज़्यादा डेवलप हो गया। फिफ्थ जनरेशन में तो हम ही चल रहे हैं, लेकिन फोर्थ जनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया था। 1981 में आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया, जिसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहा गया। आईबीएम ने माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल कर ये विकास कर दिया है 1981 में, 1981 पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास भी हो गया, सरल बना दिया। कंप्यूटर के विकास के लिए सरल उपयोग के लिए सरल बना दिया गया।
सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग होने से कंप्यूटर के उपयोग में आसानी हो गई है ना। यहाँ पर पहले क्या कोबल और फोर्ट्रन चलता था सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास हो गया जिससे कंप्यूटर के उपयोग में और सरल हो गया, सरल बन गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पर एम एस डोस और एम एस विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर विंडोज आ गया है, एम एस डोस आ गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च कर दिए, और एप्पल कंपनी ने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिए। एप्पल कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज आ गया है, विंडोज फोर्थ जनरेशन में आया, मतलब 1975 के बाद आया। और यहाँ पर अभी तक विंडोज 10 से भी, अभी 22 में लगभग विंडोज पता नहीं कौन सा है, विंडोज 10 तक यूज हो रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखना पड़ेगा कि विंडोज कहाँ तक पहुंचा। ठीक है, विंडोज आ गया है, और यहाँ पर सी भाषा का भी विकास हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर कौन सी सी भाषा का उपयोग हो गया, और सी प्लस प्लस भी फिफ्थ जनरेशन में उपयोग में आ जाएगी। यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि प्रोग्राम को कभी भी सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाने के लिए क्या करा, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि हर बार चेंज ना हो। ऐसे में हर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलते हैं, जैसा हम कोई भी एप्स करेंगे तो वो सभी कंप्यूटरों में यूज कर सकते हैं, एक ही नहीं सभी कंप्यूटरों में यूज कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने मानकीकरण करा हाई लेवल लैंग्वेज का, और सभी कंप्यूटर में आप प्रोग्रामिंग, एक ही प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर को सभी कंप्यूटर में चला सकते हैं। यह कब संभव हो गया, फोर्थ जनरेशन में, मतलब 1989 के पहले, 1989 के पहले। 1990 भी आता है हालांकि कहीं कहीं, बाकी 1989 1990 से पहले या 1990 से पहले मान लो, यहाँ पर फिर सॉफ्टवेयर भी किसी भी कंप्यूटर में उपयोग में आने लग गए। और मूर के नियम के अनुसार क्या, प्रत्येक 18 वर्षों में चिप में उपकरणों की संख्या क्या हो जाती, दुगनी हो जाती। ठीक है, इतना वो नहीं है इसमें, दुगनी हो जाती। ठीक है, और एक चिप का यूएलएसआई में एक चिप पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या आ गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पर, और डेवलप हो गया यूएलसी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, एलएसआई का वेरी लार्ज, वीएलएसआई का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसी तरह से फिफ्थ जनरेशन में 1989 या 1990 या 1989 से प्रारंभ हो गया है, ये है ना। तो पांचवी जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो था, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटर का विकास संभव हो गया। इससे क्या, अत्यंत छोटे और हाथ में लेकर चलने के कंप्यूटर का विकास हो गया, जैसे मोबाइल। मोबाइल तो हो गया था लगभग फोर्थ जनरेशन में, मगर और भी अच्छी तरह से डेवलप हो गया कंप्यूटर के जैसे। तो 19 पांचवी जनरेशन में और भी छोटे छोटे आकार में मोबाइल यानी कंप्यूटर बढ़ते गए। इस तरह से यहाँ मल्टीमीडिया और एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा और मनोरंजन में भी भरपूर आनंद देने लग गए है, उपयोग होने लग गया है। शिक्षा में भी काफी ज्यादा यूजलेस यूजफुल होने लग गया है, जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया के सूचनाओं के कारण पांचवी जनरेशन में, और आदान प्रदान भी आसानी से हो गया, एक दूसरे से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हो गया है। मतलब पांचवी जनरेशन कुल मिलाकर हम जी रहे हैं, तो इसलिए हमें लगभग पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने से हमारे दैनिक लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, और बहुत ज़्यादा हम पल भर में कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, संपर्क किसी से भी कर सकते हैं। इसलिए
इसमें संपर्क करना आसान हो गया। हम कब कोई सा भी वीडियो, कोई सा भी कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी, तो हम गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके हम कुछ भी मनोरंजन या शिक्षा संबंधित देख सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर का उपयोग और भी आसान हो गया है। ठीक है। इसके बाद भंडारण के लिए क्या क्या, स्टोरेज के लिए, स्टोरेज पर यहाँ पर आया है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या है, सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क। सीडी, ये डीवीडी या ब्लूरे डिस्क एक ही बात होती है, जिनका भंडारण क्षमता अत्यंत उच्च थी। ठीक है। यहाँ पर क्या है, सीडी, सीडी में लगभग 1 GB की रहती थी सीडी। सीडी लगभग 1 GB की रहती थी, और एक मूवी इस टाइप की सीडी 2 या 3 सीडी में आती थी। लेकिन डीवीडी क्या है, डीवीडी लगभग 10 GB, 5 से 10 GB तक की रहती थी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर विकास संभव हो गया फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ, डीवीडी और सीडी और ब्लूरे डिस्क का विकास कब प्रारंभ हो गया, कब हुआ, तो हम फिफ्थ जनरेशन को देंगे। फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। दो प्रोसेसर एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोसेसर और कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बना दिया गया, और यहाँ पर और भी गति तेज हो गई। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल और डब्ल्यू का विकास हो गया। यहाँ पर वेबसाइट के लिए डब्ल्यू का इस्तेमाल हो गया, और ईमेल का उपयोग होने लग गया, और इंटरनेट का विकास हो गया फिफ्थ जनरेशन में। अगला यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा भी मिल गई। इंफॉर्मेशन हाईवे इसलिए क्योंकि हम पल भर में मीलों दूर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसलिए इसे इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं। सूचना का पहले डाक के द्वारा भेजते थे, तो दिनों दिन लग जाते थे, कई दिन तक मैसेज पहुंचता था। लेकिन इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के पश्चात फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर और इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन हाईवे बन गया है। इंटरनेट, कंप्यूटर, कंप्यूटर आज के टाइम में इंफॉर्मेशन हाईवे बन गया, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सूचना प्रौद्योगिकी और इसकी अवधारणा है। ठीक है। इसमें आर्टिफिशियल क्षमता का प्रयास भी चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम ज्ञान क्षमता का प्रयास भी चल रहा है, ताकि कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सके, आवाज को पहचानने लगे, तथा रोबोट निर्माण का में इसका प्रयोग किया जा रहा है। रोबोट निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, और आवाज पहचानने के लिए और स्वयं निर्णय लेने के लिए भी इसमें प्रोग्रामिंग चल रही है। कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटेलिजेंस के लिए अभी तक कंप्यूटर क्या करता है, जो भी हम निर्देश देते हैं उसी के अनुरूप वहाँ कार्य करता है। लेकिन अगर फिफ्थ जनरेशन या सिक्स फिफ्थ जनरेशन में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सफल हुआ, या रोबोटिक्स का सफल हुआ बनाने में, तो हम इसे फिर और भी ज़्यादा सिक्स जनरेशन तक हम इसे और भी ज़्यादा वो स्वयं निर्णय लेने की क्षमता और सब डेवलप होने के बाद हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। मैग्नेटिक बबल मेमोरी का प्रयोग हो गया, जिससे हार्ड डिस्क और ये आ गई, और इससे और भी स्टोरेज क्षमता बढ़ गई है। इसमें बहुत ज़्यादा हम स्टोर रख सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में, और पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर के जीवन को लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ दिया। पर्सनल पोर्टेबल कंप्यूटर, पीसी मतलब पोर्टेबल मतलब लैपटॉप, और ये और डेस्कटॉप पीसी ने लगभग हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में कंप्यूटर को जीवन से जोड़ दिया है, हर क्षेत्र में। ये फिफ्थ जनरेशन में संभव हो पाया है। और आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया। यानी जो चिप था, जो आईसी थी, उसको चिप, केवल चिप का आलू की चिप्स के आकार के बहुत छोटे होने, चिप्स को और भी छोटा कर आकार में छोटा करने से वहाँ किस नाम से जाना गया, चिप के नाम से। अब ठीक है। अब हम एक साथ पूरा चार्ट देख लेते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ।
एक साथ फटाफट देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? 1942 से 1955। इसमें निर्वात ट्यूब वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। सॉफ्टवेयर कौन सी मशीनी भाषा बाइनरी हुई। पंच कार्ड और स्टोरेज के लिए क्या क्या हुआ? मेमोरी के लिए पेपर टेप। और यहाँ मिली सेकंड में गति स्पीड नापी जाती थी। वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग के आधार पर उपयोग किया जाता था और इसको विद्युत और यांत्रिक मशीन में विशेषताएं दी गई थी। और इसमें कंप्यूटर जो आए थे वो कौन से? वेनियक और वेडेक और यूनिएक और मार्कवन। और यहाँ खर्चीला बहुत होता था, ऊर्जा बहुत खपत करता था और त्रुटि की संभावना बहुत अधिक होती है। अब द्वितीय पीढ़ी हम देख लेते हैं। द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक है? 1955 या 1954 56 से 1964 तक, यानी 1955 या 56 से 1964-65 तक। ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लग गया है। इसमें हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का उपयोग हुआ। बेस ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ का उपयोग हो गया। यहाँ पर मेमोरी में हमारे पास चुंबकीय मेमोरी आ गई, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक स्पीड, इसको माइक्रो सेकंड में नापते थे। वैज्ञानिक और इसको व्यवसायिक बिजनेस में उपयोग होने लग गया, आर्मी वगैरह में। और यहाँ पर मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता और बढ़ गई है, उपयोग विशेषता है उसमें। और आईबीएम का कंप्यूटर आ गया, यूनिक और पीडीएट पीडीपी मिनी कंप्यूटर यहाँ पर डेवलप हो गया था। और खर्चीला और अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र हो गया था। गति बढ़ गई थी और छोटा हो गया था और खर्चीला थोड़ा सा कम हो गया था, पहली जनरेशन के अकॉर्ड। और हम तीसरी पीढ़ी देखते हैं। तीसरी पीढ़ी में यहाँ पर आईसी का इस्तेमाल हो गया है। 1965 से 1975 के बीच। ठीक है। यहाँ पर आईसी का एसएसआई और एमएसआई का इस्तेमाल हो गया है। इस स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हो गया है। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेगा। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण करने से हर कंप्यूटर में उसका इसको यूज कर सकते थे। ऐसा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो गया है, मानकीकरण कर दिया है। फिर चुंबकीय भंडारण क्षमता में भी बढ़ गई है। नैनो सेकंड मेमोरी में चुंबकीय क्षमता में बढ़ गई थी। ठीक है। फिर नैनो सेकंड स्पीड हो गई है इसकी। और इसमें कंप्यूटर का उपयोग व्यक्तिगत भी होने लग गया है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बिक्री अलग अलग जगह होने लग गए हैं और कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग भी होने लग गया, जिससे और भी आसान हो गया कंप्यूटर चलाना। पीडीपी 11 यहाँ पर लॉन्च कर दिया था और आईबीएम ने 360 मॉडल नंबर लॉन्च कर दिया था। यहाँ पर अपेक्षाकृत बहुत गति तेज हो गई थी, छोटा और सस्ता भी हो गया था और उपयोग में भी आसान हो गया था तीसरी जनरेशन में। अब चौथी जनरेशन क्या है? 1975 या 76 से 1989 या 90 तक। ठीक है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर यहाँ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन लैंग्वेज का आरंभ हो गया था। और यहाँ पर पर्सन कंप्यूटर नेटवर्क का भी विकास हो गया था चौथी पीढ़ी में। और यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग हो गया था। यूनिक्स और सी भाषा और पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च हो गया था, विंडोज वगैरह, विंडोज और एमएस डोस और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का। यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज हो गया था। यहाँ पर पिको सेकंड से स्पीड नापी जाती थी। कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन बढ़ गया था और इसको व्यक्तिगत उपयोग में भी वृद्धि हो गई थी। एक साथ कई कार्य करने की क्षमता भी इसमें आ गई थी कंप्यूटर में। और आईबीएम पीसी और एप्पल पीसी यहाँ पर प्रचलित थे। और इसी में अपेक्षाकृत सस्ता और छोटा और फिर कार्य करने में और आसान उच्च स्तरीय क्षमता वाला कंप्यूटर डेवलप हो गया था। ठीक है। अब पांचवी पीढ़ी में 1990 से अभी तक हाल फिलहाल में कैसा चल रहा है? पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और नोटबुक और लैपटॉप और इंटरनेट का विकास यहाँ पर हो गया था। और इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया और सॉफ्टवेयर फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो गए थे। ऑप्टिकल डिस्क से यहाँ पर और चिल विशाल भंडारण की क्षमता बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टोर रख सकते थे। इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन होने लग गया था। ब्लॉग और प्ले का उपयोग होने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर प्लग और प्ले इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करने लग गए। फोर्थ जनरेशन से यूज थर्ड जनरेशन में यूज तो होने लग गए थे। बाकी यहाँ पर प्लग और प्ले का उपयोग है ना, केबल का कीबोर्ड लगा भी सकते हो और वापस निकाल के रख भी सकते थे। इस टाइप से प्लग और प्ले का उपयोग होने लग गया था पांचवी जनरेशन में।
iWeb नोटबुक आ गई थी, यहाँ पर पेंटियम पीसी आ गया था, सुपर कंप्यूटर आ गया था, और अति छोटा, बहुत छोटा और बहुत तीव्र तीव्र गति का कंप्यूटर आने लग गया था। अब अगली पीढ़ी से हमें क्या एक्सपेक्ट है, मतलब अगली पीढ़ी से हम क्या चाहते हैं, अगली पीढ़ी से नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कैसे होना चाहिए। यहाँ पर नैनो कंप्यूटर का इस्तेमाल चल रहा है, नैनोमीटर की स्पीड से नापा जाएगा जिसे, और विशाल, अत्यंत छोटा होने के साथ साथ विशाल क्षमता के कंप्यूटर का विकास की परिकल्पना कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज्यादा डाटा रख सकते, स्टोर कर सकते। और नैनो टेक्नोलॉजी में यह आणविक संरचना, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर का उपयोग भी किया जा रहा है। ठीक ठीक है। अब विद्युत इलेक्ट्रॉन, क्वांटम कंप्यूटर से हमारे पास कक्ष में तेजी से भ्रमण तो था, इस कारण इन्हें एक साथ एक और जीरो की स्थिति में गिना जा सकता है, और इस क्षमता का कम इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर के विकास का भी प्रयोग चल रहा है। यहाँ पर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने की क्षमता का विकास चल रहा है, और यहाँ पर कंप्यूटर खुद निर्णय ले ऐसा भी प्रोग्रामिंग करने का चल रहा है। और यहाँ पर बीट, मेमोरी को बीट में नापा जाता था। ठीक है। पिछले जनरेशन में, पिछली पीढ़ियों में क्या मेमोरी को, अभी जो हम चल रही है उस पीढ़ियों में ने क्या मेमोरी को बिट से नापा जाता था, लेकिन अगली पीढ़ी में कम, अगली पीढ़ी में क्या है, अगली पीढ़ी में वहां पर क्यूबिट से नापेंगे, स्पीड को कैसे नापेंगे, क्यूबिट में नेक्स्ट पीढ़ी में। और डीएनए कंप्यूटर बनाया, जैविक पदार्थ, जैसे जैविक कंप्यूटर बनाने का चल रहा है डीएनए वाला, जो बायो कंप्यूटर भी कहा जाएगा, इसमें खुद निर्णय लेने की क्षमता होगी। और केमिकल कंप्यूटर में रासायनिक गुणों तथा सांद्रता वाले कंप्यूटर का भी उपयोग चल रहा है। अब यहाँ पर कंप्यूटर की पीढ़ियां खत्म हो गई। अब कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण, कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, तीन प्रकार से है कार्य पद्धति के आधार पर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है था, समय के साथ साथ लगातार, समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित करने वाली भौतिक राशि को एनालॉग राशि कहते थे, जैसे तापक्रम और दबाव और विद्युत वोल्टेज। एनालॉग कंप्यूटर बताता था तापक्रम, प्रेशर और विद्युत वोल्टेज। क्या एनालॉग कंप्यूटर दिखाता था, जैसे घड़ी जो नैनो घड़ी जो नंबर दिखाता, केवल नंबर से वो हम टाइम देखते थे, वो क्या एनालॉग कंप्यूटर में आता है। और एनालॉग कंप्यूटर लगातार परिवर्तित होने वाली राशि के रूप में जाना जाता है। ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है, बहुत ही धीमी होती है, केवल घड़ी और वाहन की गति के लिए स्पीडोमीटर या वोल्टमीटर एनालॉग कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी भी स्पीडोमीटर के लिए डिजिटल कंप्यूटर से इस्तेमाल होने लग गया, लेकिन पहले के जो उस हिसाब से एक साधारण घड़ी, एक साधारण सिंपल घड़ी और वाहन का स्पीडोमीटर और वोल्टमीटर के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता था। ठीक है। यहाँ पर हम एनालॉग कंप्यूटर को समझ लिए। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है जहाँ पर एनालॉग और डिजिटल दोनों मिक्स टाइप चलता है। वर्तमान में अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर ही। इसमें बाइनरी कोड को इन्वॉल्व किया गया है, इसमें बाइनरी कोड को भी, में बाइनरी कोड को भी डाला गया, और इसमें आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया गया। और इससे बाइनरी कोड और एनालॉग और डिजिटल को मिक्स करके कौन सा बनाया गया, अगला हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिक्स करके क्या बनाया गया, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में हम इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग करते हैं, और इस तरह के कंप्यूटर को अस्पताल, रक्षा क्षेत्र और विज्ञान में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर को कहाँ पर किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर को हॉस्पिटल और डिफेंस एरिया में, मतलब रक्षा एरिया में, रक्षा क्षेत्र और अस्पताल में, और विज्ञान में, विज्ञान यानी साइंटिस्ट में किया जाता है।
हाइब्रिड कंप्यूटर, अब हम देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर तक देख लिया है, इसको उदाहरण में आपको उपलब्ध करा दूंगा एनालॉग ये डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के पास, इस कंप्यूटर के एग्जांपल्स इसमें अभी फिलहाल है नहीं बुक में, लेकिन मैं कैसे सर्च करके बता दूंगा आपको। अगला है आकार और कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर। आकार और कार्य पद्धति, सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? अरे यार कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक है चलता है। पूरा टॉपिक ही आज क्लियर कर देते हैं, हम इसे खत्म ही करते हैं, फिर अगला टॉपिक लेंगे, इसलिए इसे आज खत्म ही करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक क्या होता है, टर्म टर्मिनल के माध्यम से मेन फ्रेम कंप्यूटर को जोड़ता है और केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग करता है, और इसमें मल्टी यूजर होते हैं। इस कंप्यूटर को मल्टी यूजर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे एक से अधिक लोग, कई लोग भी अलग अलग कार्य कर सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से। मेन फ्रेम, इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में, और यहाँ 32 से 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में कितने बिट का प्रयोग किया जाता है? 32 से 64 बिट का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उपयोग, मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे बैंक, रेलवे और रक्षा और अनुसंधान और अंतरिक्ष आदि क्षेत्र में किया जाता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का कहाँ का उपयोग किया जाता है देखा जाए तो हमें ये याद रखना चाहिए कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। अगर कहीं एग्जाम में आया है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बैंक, बैंक में एक ही कंप्यूटर के साथ कई कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, कई कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखते हैं। रेलवे आरक्षण में, रक्षा में, अनुसंधान में और अंतरिक्ष में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का, मेन फ्रेम कंप्यूटर इस टाइप से होता है, जैसे ये टेप ड्राइवर्स, सीपीयू, कंप्यूटर का सीपीयू, ठीक है, और ये डिस्क ड्राइव, इसी से कनेक्ट, इसी डिस्क ड्राइव और इस टेप ड्राइव से सीपीयू में कनेक्ट, सीपीयू को टर्मिनल करते हैं एक से ज़्यादा कंप्यूटर में, एक से ज़्यादा कंप्यूटर में सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, और कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर पर। जैसे कई बार हम सीपीसीटी की एग्जाम की तैयारी के लिए कहीं पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, कहीं पर भी हम टाइपिंग के लिए ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है एक से ज़्यादा कंप्यूटर चलाने के लिए, ठीक है, समझ लिए। अब आगे मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या है? ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं, यहाँ आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होंगे, ठीक है। ये 1965 में डीवीसी का नामक कंपनी ने ही किया था। ये न, हमने डीवीसी कंपनी को 1965 में पढ़ा था। डिजिटल डेवलपमेंट कारपोरेशन कंपनी ने पीडीपी 8 कंप्यूटर को लॉन्च किया था शायद, ठीक है। इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, और संग्रहण क्षमता गति अधिक होती है, और इसमें कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, कई व्यक्ति इसमें भी एक साथ काम कर सकते हैं, और संसाधनों का साझा उपयोग भी होता है। इसमें जैसे यात्री आरक्षण, बड़ा ऑफिस कंपनी, इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मिनी कंप्यूटर जो माइक्रो से थोड़ा बड़े होते हैं। रोचक तथ्य यहाँ पर कहाँ पर है, कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का बेंगलुरु शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाता था। सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का बेंगलुरु शहर, जहाँ पर कंप्यूटर के निर्माण में बहुत सारे उद्योग होंगे, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर, भारत में सबसे ज्यादा कंप्यूटर निर्माण कहाँ पर होता है, कंप्यूटर का विकास कहाँ पर होता है? तो सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु शहर, भारत, बेंगलोर, बेंगलोर शहर में सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर कंप्यूटर का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। अब एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है?
उसी का पार्ट से इन्वेंटेड जो मिनी कंप्यूटर का पार्ट, जिसमें टेलीविजन आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, माइक्रोवेव आ गया, कार आदि में जोड़ा जुड़ा छोटा कंप्यूटर जिसे हम विशेष कार्य के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है, जिसका हम विशेष कार्य के लिए किया जाता है, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव कार के लिए। इससे हम इंटीग्रेटेड चिप यानी माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप्स के रूप में होता है, जो उस उपकरण को कार्य करने में सरल बनाता है। ये एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है? टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एम्बेडेड कंप्यूटर क्या है, तो वहाँ पर टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव तथा कार में जुड़ा हुआ छोटा कंप्यूटर जो विशेष कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। जिसे टेलीविजन में केवल वॉच करने के लिए मूवी या उसको, माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन में केवल मशीन चलाने, माइक्रो मशीन को केवल वॉशिंग मशीन को केवल बंद और चालू और उसको स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, कार में भी स्पीड देखने के लिए एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से माइक्रोवेव में भी हीटिंग को कम ज़्यादा स्पीड के लिए किया जाता है। ये एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में हुआ था, मतलब सेकंड जनरेशन में, नहीं थर्ड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में 1970 में प्रारंभ हुआ था। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का माइक्रो प्रोसेसर में हुआ था। यहाँ पर 8, 16, 32 और 64 GB का माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लग गया था। वेरी लार्ज स्केल और अल्ट्रा लार्ज स्केल का उपयोग हो गया था, और यहीं से हमारे पास आ गया था पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में जो मिनी कंप्यूटर से छोटे होते थे, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन, माइक्रो तभी आ गए थे। ठीक है, यहाँ पर घर, विद्यालय सब जगह उपयोग होने लगे। यहाँ पर जो माइक्रो कंप्यूटर था वो घर में भी उपयोग होने लग गए थे। घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन तथा मनोरंजन के लिए भी उपयोग होने लगे। यहीं से आगे हम देखते हैं अब पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी। पीसी का विकास, इसे डेस्कटॉप यानी पर्सनल पीसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। और इसे आजकल प्रयुक्त होने वाले पीसी वास्तव में माइक्रो कंप्यूटर ही है। कीबोर्ड, मॉनिटर और सिस्टम यूनिट होते हैं इसमें। और सिस्टम यूनिट में सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। मेमोरी तो हार्डवेयर भी होते हैं इसमें। और सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। यहाँ पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर का डेवलप हो गया है। पर्सनल कंप्यूटर में कई सारी कंपनियां आगे आई है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मल्टीटास्किंग में, टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से इंटर आपस में इंटरनेट जोड़ सकती थी। ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई है। आईबीएम आ गई है। आईबीएम तो शुरुआत से चलती आ रही है। लेनोवो आ गई है, एप्पल आ गई है, कॉम्टेक आ गई है, जेनिथ आ गई, एचसीएल, एचपी। इस तरह से कंप्यूटर को बनाने वाली कंपनियां आ गई है। कब? पर्सनल ने पीसी के समय, पर्सनल कंप्यूटर। इसमें अब पीसी का संग्रहण क्या, ऑफिस, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन और डाटा संग्रहण और प्रकाशन आदि अनेक क्षेत्रों में किया जाने लगा। पीसी का विकास कब हुआ? पीसी का विकास हुआ 1981 से। 1981 में हुआ। माइक्रो प्रोसेसर 8088 का प्रयोग किया गया और इसमें ड्राइव लगाया, डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर बढ़ाई गई और इसकी स्पीड, इसको पीसी एक्सटी यानी पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है ना।
1981 में माइक्रो प्रोसेसर का 8088 का प्रयोग किया गया और इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगातार की क्षमता बढ़ाने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव 500 जीबी 1000 जीबी इस तरह से डेवलप हो गई थी उस 1981 के बाद। तो उसे चेंज भी कर सकते थे, उस टाइप से हार्ड डिस्क लगाने की शुरुआत हो गई। और पीसी एक्सटी मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। और 1984 में नए प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर के साथ 80286 पीसी और बन गया है, जिसे क्या नाम दिया गया, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। और वर्तमान पीढ़ी के सभी कंप्यूटर के पीसी एटी ही कहा जाता है। वर्तमान में जो चलते आ रहे कंप्यूटर उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल यानी पीसी एटी मतलब पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी में हमारे पास देखो मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है और कीबोर्ड और माउस। अब हालांकि वर्क के लिए और भी लैपटॉप वगैरह उसके हिसाब से तो और भी छोटा है, लेकिन ये जो पर्सनल कंप्यूटर है इतना ही है। अभी भी यूज हर ऑफिसों में होता है, कई जगह पर। वो क्या कहते हैं हम, पीसीएटी मतलब पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। अब वर्क स्टेशन, इसका वर्क स्टेशन कहाँ का पड़ता है। यह एक शक्तिशाली पीसी है, अधिक प्रोसेसिंग क्षमता भी है इसमें, बेहतर डिस्प्ले भी है, ध्यान में रखकर बनाया गया और बहुत ही अच्छा डिस्प्ले। एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसमें यही है कि एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, लेकिन पर्सनल है और छोटा भी आता है काफी। ले वैज्ञानिक इंजीनियर और भवन निर्माण और क्षेत्रों में वास्तविक परिस्थितियों में कई जगह अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप। नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप क्या है, यह आकार में कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही होता है, ब्रीफ केस में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर में जो रहता है वो सभी इसमें पाया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग गोद पर रखकर भी किया जाता है, इसीलिए इसे लैपटॉप कहा जाता है। गोद मतलब लैप, इसीलिए इसे लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर बहुत ही आकार में छोटे होते हैं और इसे चार्जिंग के थ्रू तो गोद में रखकर भी चलाया जाता है, जो इस टाइप से आता है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यह होता है नोटबुक या लैपटॉप। इसको लैपटॉप का विकास कब 1981 में जब पर्सनल कंप्यूटर विकास हुआ था तभी हो गया था। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ 1981 में किसने किया था, एडम ऑसबर्न ने। इसका विकास किसने किया, एडम ऑसबर्न ने। लैपटॉप का विकास किसने किया, एडम ऑसबर्न ने 1981 में किया था। और पीसी का विकास किसने किया था, माइक्रो प्रोसेसर ने। इसे इसमें एक मुड़ने योग्य एलसीडी मॉनिटर लगाया गया है। लैपटॉप में क्या किया गया, मुड़ने योग्य एक एलसीडी लगा दी गई। मुड़ने योग्य एक एलसीडी लगा गया, कीबोर्ड, टच पैड, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, अन्य पार्ट रहते हैं। इसमें लगभग जो पर्सनल कंप्यूटर में है वो सभी चीजें आ गए। केवल ये है कि ये लैपटॉप है जिसे मुड़ा सकते हैं और आकार में और छोटा हो गया है। तो हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी है इसमें, सीडी डिस्क डीवीडी ड्राइव भी कंप्यूटर में है और अन्य पोर्ट भी इसमें है। विद्युत के बगैर भी कार्य कर सकने की क्षमता है इसमें। चार्जेबल बैटरी का प्रयोग किया जाता है। चार्जेबल बैटरी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर लिथियम आयन बैटरी का रहता है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। वाईफाई ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट से भी जोड़ा जाता है। इसको ब्लूटूथ और पर्सनल कंप्यूटर जो लगभग यूज करते होंगे उनको तो पता होगा, वाईफाई ब्लूटूथ की सहायता से भी इंटरनेट से जोड़ा जाता है। अब देखते हैं अपन नोटबुक या नेटबुक। अगला नोटबुक, लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण क्या है, नोटबुक। नोटबुक को हम आकार में वजन में और छोटा हो गया है।
नेटबुक शब्द की इंटरनेट इंटरनेट तथा नोटबुक की सहायता से मिलकर बना है। इससे इंटरनेट में नेट और नोटबुक से बुक, तो नेटबुक शब्द की उत्पत्ति ऐसे हुई है। वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और नोटबुक आकार वजन लैपटॉप से छोटा होता है। प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता भी कम होती है लैपटॉप की तुलना में। वाइड एरिया वाइड वर्ल्ड वाइड ऐप भी होता है, इंटरनेट से जुड़ने में सर्फिंग भी होता है और ईमेल भेजने प्राप्त करने में और सोशल मीडिया का प्रयोग करने और वीडियो ऑडियो फाइल अपलोड या डाउनलोड करने के लिए काम में आसानी से उपयोग किया जाता है, जिसे नोटबुक कहते हैं, नेटबुक। ठीक है, इसको भी नेटबुक भी लगभग देखी होगी सबने, थोड़ा बहुत, इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। टेबलेट टेबलेट क्या होता है? जो मोबाइल के जैसा होता है लेकिन मोबाइल से थोड़ा ज़्यादा। टेबलेट एक छोटा कंप्यूटर भी माना जाता है। इसमें कीबोर्ड माउस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन लगभग कई कई अब इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कीबोर्ड माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह एंड्रॉयड होता है और इनपुट के लिए यहाँ स्टाइलस, पेन, पेन टच भी होता है और टच स्क्रीन भी होता है। यहाँ पर पेन से भी हम टच कर सकते हैं, टच स्क्रीन, क्योंकि इसमें हम पेन से टच कर सकते हैं तो लाइनें खींचकर पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। टैबलेट में डाटा डालने के लिए वर्चुअल या वन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है और वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट से भी जोड़ा जाता है इसको, वाईफाई से, और इसको स्मार्टफोन की तरह ही यूज कर सकते हैं। यह लगभग स्मार्टफोन से ही सेम रहता है लेकिन साइज में बड़ा रहता है, क्योंकि टैबलेट इस टाइप से दिखता है। हाथ में रखकर भी किया जाता है और हैंड हेल्ड कंप्यूटर भी कहा जाता है। टैबलेट को क्या कहा जाता है? ऐसी ऐसा कुछ कुछ पार्ट्स है जो जिसको हम सेकंड नाम देते हैं, उसको याद रखना जरूरी है। टैबलेट को क्या कहा जाता है? तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर। अब नेटबुक की कैसे नेटबुक कैसे बना? नेटबुक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो इंटरनेट प्लस नोटबुक से। लैपटॉप कैसे बना? लैपटॉप को गोद में रखकर भी यूज कर सकते हैं, इसलिए लैपटॉप शब्द की उत्पत्ति हुई। गोद को क्या कहते हैं? इंग्लिश में लैप कहते हैं। इस तरह से ऐसे शब्द हमें यूज याद रखना चाहिए, ताकि कभी एग्जाम्स में पूछा जाए तो हमारे लिए आसानी हो। एप्पल कंपनी का आईपैड टैबलेट कंप्यूटर का एक उदाहरण है, जो कंप्यूटर के बराबर क्षमता होती है उसमें। अब पॉमटॉप है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर ही है। पॉमटॉप जिसे हाथ में रखकर कार्य किया जा सकता है, बहुत छोटा मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। पॉमटॉप को क्या कहा जाता है? लिमिटेड, जिसको भी सेकंड संज्ञा संज्ञा दी है। जिस भी कंप्यूटर को सेकंड संज्ञा दी है उसे हम याद रखना जरूरी है हमें, क्योंकि ये नाम पूछ सकते हैं एग्जाम में। कीबोर्ड की जगह इसमें क्या आवाज का इनपुट कार्य किया जाता है, आवाज से इनपुट कार्य किया जाता है। ठीक है, कीबोर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम वॉइस से करते हैं। और पीडीए है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी एक छोटा कंप्यूटर है और नेटवर्क से जोड़कर अनेक कार्य करता है और ये फोन की तरह भी व्यवहार किया जा सकता है, फोन की तरह भी उपयोग किया जा सकता है फोन का। ठीक है, अब स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो हम सभी लगभग यूज करते ही आ रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। स्मार्टफोन एक मोबाइल फोन है और यहाँ पर लगभग सभी विशेषताएं मौजूद है। डाटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन का तकनीक हो गया। यहाँ पर टैबलेट या पीडीए एक कंप्यूटर है, उसका भी वैकल्पिक फोन में भी उपयोग होता है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन एक फोन है जिसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग के कुछ कार्य, इंटरनेट का उपयोग किया जा सकता है। स्मार्टफोन के साथ हाथ में उपयोग के लिए एक हाथ से भी किया जा सकता है उपयोग। और फिर टैबलेट और पीडीए को दोनों हाथों से चलाना पड़ता है, जबकि स्मार्टफोन और टैबलेट और पीडीए को हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी कहा जाता है। स्मार्टफोन हैंड हेल्ड डिवाइसेस किसे किसे कहा जाता है? अगर इन तीनों अगर विकल्पों में स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए और फिर दूसरी जगह स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप, ऐसे तीन चार विकल्प के साथ अगर ये विकल्प आता है या इनमें से कोई नहीं, तो हम उससे याद कर सकते हैं। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। हैंड हेल्ड डिवाइसेस किसे कहा जाता है? तो इसको हम रट लेंगे, स्मार्टफोन, टैबलेट और पीडीए
वो हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास बिंदु है नोटबुक। अगला बिंदु हम पढ़ते हैं लैपटॉप, नोटबुक और नेटबुक और टैबलेट और पीडीएफ में अंतर क्या है। इसमें बहुत कम अंतर होता है, थोड़ा बहुत, बाकी देख लेते हैं। डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, लैपटॉप और नोटबुक और नेटबुक और ट्विटर टैबलेट और पीडीएफ में। या कंप्यूटर तकनीकी रूप से विकास और उपकरणों के आकार पर कमी ने इन उपकरणों के बीच में अंतर को कम किया है। आकार के कारण इन्होंने अंतर उपकरणों के बीच में अंतर को कम किया है और इनमें एक रेखा खींच पाना अत्यंत कठिन हो गया है। इनमें अंतर बहुत कम है, इसमें कठिन हो गया है अंतर पता करना, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा कुछ ना कुछ। जैसे हम लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर में मोबाइल संस्करण है, इसमें कीबोर्ड, माउस और स्पीकर के उपकरण को एक साथ ही बना होता है। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर की सभी विशेषताएं रहती है, हालांकि प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक ठीक है। इसमें नोटबुक, लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण और इसका वजन अपेक्षाकृत छोटा होता है और इसे साथ में लेकर घूमना आसान होता है, इसलिए इसे मॉनिटर स्क्रीन का आकार 12x15 इंच तक हो सकता है। इसे लेकर घूमना आसान होता है। नेटबुक नोटबुक को लेकर घूमना आसान होता है, नोटबुक लैपटॉप को, ठीक है, मॉनिटर का आकार बाकी तो भी। और इसमें लैपटॉप में लैपटॉप डेस्कटॉप में ये कीबोर्ड, माउस सब उसी में इनपुट होते हैं, इसलिए बस इतना ही अंतर है, ज़्यादा नहीं। कम नेटबुक में मुख्यतः गतिमान अवस्था, इंटरनेट और मॉनिटर डैशबोर्ड होता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव नहीं होती है, बस यही अंतर है इसमें। अब अंतर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लीजिएगा। कीबोर्ड और माउस का प्रयोग टैबलेट और इनमें नहीं होता है, बस इनको लेकर घूमना आसान होता है। हर एक हाथ में पकड़ कर किया जाता है टैबलेट और इनका, ठीक है। अब आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? अत्यंत तीव्र प्रोसेसिंग, विशाल भंडारण क्षमता होती है, इसमें बहुत ही ज्यादा भंडारण की क्षमता होती है और सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च स्तरीय क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है और इसको मल्टी प्रोसेसिंग, समांतर पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है और समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर को मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? मल्टी यूजर कंप्यूटर। इसको एक साथ कई लोग जोड़कर भी कार्य किया जा सकता है। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड की गणना कैसे की है? फ्लॉप्स, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। इसको हम रट लेंगे। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म कभी एग्जाम में पूछे तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ऑपरेशंस पर सेकंड में की जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट का तात्पर्य है कंप्यूटर में संपन्न किए गए किसी भी कार्य से है, ठीक है। इसमें फ्रैक्शनल नंबर्स भी शामिल होते हैं और गति को पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है। इसमें सुपर कंप्यूटर में गति को कैसे मापे जाते हैं? पेटा फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की गति किससे नापते हैं? तो पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण श्रेय अमेरिका के रिसर्च क्रे कंपनी को दिया गया। क्रे रिसर्च कंपनी को भी जाता है। इन्होंने इसका विकास किया है और स्थापना सिमर क्रे ने की थी और सुपर कंप्यूटर के सभी में सर्वाधिक योगदान के लिए सिमर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता है ना, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर का किसे कहा जाता है? क्रे कंपनी को, सिमर क्रे को। सिमर क्रे को क्या कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का ढांचा तैयार करने वाला, है ना। सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहता है? कहा सिमर क्रे को। और क्रे रिसर्च कंपनी ने इसे डेवलप किया है सुपर कंप्यूटर, और ये अमेरिका की कंपनी है। अब हम उपयोग देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर का वैज्ञानिक और तकनीकी और अनुसंधान में पेट्रोलियम उद्योग में तेल भंडारण का पता लगाने के लिए, वायुयान, ऑटोमोबाइल और डिजाइन में किया जाता है
और अंतरिक्ष में मौसम विज्ञान में मौसम का पता लगाने के लिए कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के लिए प्रैक्टिकल उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है अगला बिंदु, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है। जो सीरीज में सुपर कंप्यूटर का निर्माण सीटेक ने किया। सीटेक कौन सी? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे द्वारा किया गया। ये सीटेक जो है कंपनी, वो कहाँ पर है? पुणे में। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसके फुल फॉर्म हमें या सीडेक की फुल फॉर्म हमें याद रखना होगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ पर है? पुणे की है। और परम है 8000 सीडेक द्वारा विकसित पहला कंप्यूटर है। परम 8000 सीडेक द्वारा पहला कंप्यूटर निर्माण है। ठीक है, परम 8000। और इसका निर्माण कब? 1991 में किया गया था, 1991 में। सीडेक निर्माण का विकास सीडेक के निर्देशक किसको? विजय भास्कर को दिया जाता है। परम 8000 का विकास किसको, का श्रेय किसको दिया जाता है? उसके डायरेक्टर विजय भास्कर को। ठीक है, परम पदक यानी सुपर कंप्यूटर का निर्माण 2003 में और हुआ, और इसको टेराफ्लॉप से क्षमता मापते हैं, 1 टेराफ्लॉप से। और परम युवा सुपर कंप्यूटर 2013 में विकसित किया गया, जो सबसे तेज है। कौन सा? परम युवा सेकंड। सबसे पहला परम कंप्यूटर का कौन सा? 8000 सीडेक कंपनी ने इसे डेवलप किया। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की क्षमता टेराफ्लॉप्स में मापते हैं, 500 टेराफ्लॉप्स में। और इस तरह के सुपर कंप्यूटर के विश्व के कुल 5 देशों, अमेरिका। सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर बना उपलब्ध है? तो अमेरिका, जापान, चाइना, इजराइल और भारत के पास ही है सुपर कंप्यूटर। अमेरिका, चाइना, इजराइल, इसे भी रट लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है? तो अमेरिका, जापान, चीन और इजराइल और भारत के पास ही है। अनुपम, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क ने किया। ठीक है, बार्क के फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसे भी रट लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आप पूछ सकते हैं। बार्क की फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास बार्क ने किया। ठीक है, मुंबई द्वारा। ये बार्क जो कंपनी है वो कहाँ की है? मुंबई की। और पेस मतलब प्रोसेसर फॉर एरोडायनामिक कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन एंड एवोल्यूशन सीरीज कंप्यूटर का निर्माण अनुराग का इन्होंने किया। कौन सा? अनुराग का। सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने? अनुराग ने किया। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप हैदराबाद, डीआरडीओ ने। ठीक है, अब यहाँ पर डीआरडीओ क्या है? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, इन्होंने भी। ठीक है, अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास तो बार्क ने किया, पार्क ने, और पेस और डीआरडीओ। सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण अनुराग ने भी किया। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास देख पार्क ने किया। विकास इन्होंने किया, बार्क ने। बाकी निर्माण किसने? अनुराग ने किया। और अनुराग और डीआरडीओ ने किया। अनुराग और डीआरडीओ ने क्या किया? सीरीज सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। और विकास पेश और बार्क ने, मतलब खास बार्क ने किया है। तो मुंबई द्वारा, हैदराबाद के अनुराग ने निर्माण किया, निर्माण डीआरडीओ और इन्होंने। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का विकास बेंगलुरु ने किया। प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, भारत के प्रथम 1980 में, 1980 में ये पहला कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर है। लेकिन फ्रॉम है, फ्रॉम जो बहुत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। नाल नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलोर में किया था। अब यहाँ पर रोचक तथ्य है,
आईबीएम के डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गेरी कास्परोव को पराजित किया था। किसको किया था? गेरी कास्परोव को पराजित किया था डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज में आईबीएम के डीप ब्लू कंप्यूटर ने किसको, जो विश्व चैंपियन था, क्या था, 1 सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल चल सकता था डीप ब्लू कंप्यूटर। विश्व चैंपियन तो विश्व चैंपियन गेरी कास्परोव को उसने हराया था। किसने? डीप कंप्यूटर ने। ये देखो, आईबीएम के किस कंप्यूटर ने विश्व चैंपियन गेरी कास्परोव को पराजित किया? अगर ऐसा पूछे तो डीप ब्लू। और विश्व चैंपियन गेरी कास्परोव को किस कंप्यूटर ने पराजित किया? तो डीप ब्लू। किस कंपनी के कंप्यूटर ने पराजित किया? तो आईबीएम। और 1 सेकंड में कितनी शतरंज की चालें चल सकता था, ऐसा पूछा जाए तो वहां पर डीप ब्लू कंप्यूटर 1 सेकंड में कितनी शतरंज की चालें चल सकता था? तो 20 करोड़ चालें चल सकता था। बस यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे अगले दिन। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। अगर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे आप लाइक कर दीजिए और साथ ही उसे शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ विदा लेते हैं।